हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन का आधा चैप्टर कर लिया था और आधा हमारा रह गया था चैप्टर। तो पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरी के न्यूमेरिकल्स तक कर लिए थे और इस चैप्टर में हम अगला टॉपिक देखते हैं क्या होगा। तो हेनरी स्थिरांक के बाद हमारा अगला टॉपिक है सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो हम सांद्रता किन किन विधियों से व्यक्त कर सकते हैं, क्या है? सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो पहली विधि हमारी क्या है? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में। पहली विधि हमारी क्या है? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में। पहली क्या है? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। ठीक है, दूसरी विधि अब हमारी क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। दूसरी विधि क्या है हमारी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। दूसरा मेथड हमारा क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे आयतन। किस में होता है? आयतन हमेशा विलयन में ही होता है। तो क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, और आयतन आयतन प्रतिशत में क्या होगा? थर्ड मेथड हमारा कौन सा है? आयतन आयतन, आयतन आयतन प्रतिशत में। थर्ड मेथड हमारा कौन सा है? आयतन आयतन प्रतिशत में। थर्ड मेथड आयतन आयतन प्रतिशत में, आयतन आयतन प्रतिशत में, आयतन आयतन प्रतिशत में, आयतन आयतन प्रतिशत में। तो ये भी आयतन है, ये विलेय का है और ये विलयन या फिर विलायक का है। तो आयतन किस में होता है? हमेशा विलयन में होता है, विलायक में नहीं होगा। ये भी विलयन में होगा और ये भी विलयन में होगा। मतलब आयतन लिक्विड में ही होगा ना। तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अब सांद्रता पर सवाल देखते हैं। अब
सांद्रता पर हमारे किस किस के सवाल हो सकते हैं? मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोललिटी है, और भी सवाल बहुत सारे हो सकते हैं सांद्रता के। तो क्लास 12th में तो 3 ही टाइप के हैं, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोललिटी। ठीक है, तो पहला टाइप हम देखते हैं मोलरिटी के। ठीक है, मोलरिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले तो हम मोलरिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। मोलरिटी बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। और ये आयतन लीटर में होना चाहिए हमेशा। अगर लीटर में नहीं है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में आ जाता है। मोस्टली क्वेश्चनों में 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ता है, मगर जहाँ पे लीटर में दिया गया होता है वहां पर हम डिवाइड नहीं करते हैं, वहां पर हम डिवाइड नहीं करते। जहाँ पर लीटर में दिया गया होता है वहां पर हम डिवाइड नहीं करते हैं। विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? विलयन का आयतन हमेशा लीटर में रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 5.85 ग्राम NaCl को 250 5.85 NaCl को 250 ml जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोलरता बताइए। इस विलयन की मोलरता बताइए। मोलरता को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता बताइए, तो मोलरता की जगह कैपिटल M लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास विलेय का भार कितना है? विलेय का भार, विलेय का भार कितना है आप लोग देख के बताइए। विलेय का भार 5.85 और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन किस में दे रखा है? ml में दे रखा है 250 विलयन का आयतन। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो हम इसके मोल निकाले, मोल भार बटे अणुभार 5.85। NaCl का अणुभार कितना होता है? 58.5। NaCl का 23, Cl का 35.5। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 आएगा, 58.5। अब ये ml में है, ml में है और लीटर में कन्वर्ट करना है। जब ये ml में है और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको बाद में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको लिखते हैं 250 ml में है, लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से भाग देंगे। अब हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, 5.85 58.5, इसकी इंटू इससे कर दी और इसकी इंटू इससे कर दी, तो ये नीचे वाली डिजिट है वो सबसे ऊपर चली जाएगी, 3 0 और 250 58.5 के बराबर में आ जाएगा।
तो 0 से 0 गया, 25 चौक 100, 2 0 पॉइंट हटाया तो 2 0 नीचे आए, ये वाला हटाया तो एक ये गया, एक से ये गया और ये एक एक आएगा, ये 4/10, 2/5, इसका आंसर कितना आ रहा है 0.4 m इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इससे थोड़ा अलग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मोलरिटी का। एक बहुत से क्वेश्चन में हमें मोलरिटी दी गई होती है और उसका भार पूछ लेते हैं। अब भाई जब मोलरिटी दी है तो भार तो बताना पड़ेगा जब पूछा है तो। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड। अब इसमें हमारे क्वेश्चन में मोलरिटी दी गई है और भार पूछा है, वही जब पूछा है तो वो तो बताना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.2 m H2SO4 विलयन बनाने के लिए 0.2 m H2SO4 विलयन बनाने के लिए 250 ml। यहाँ पे भी लीटर में नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन ml में दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 250 ml जल में घोला जाता है। इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? H2SO4 विलयन बनाने के लिए 250 जल में घोला जाता है, तो इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? H2SO4 के ग्राम पूछे गए हैं, मतलब विलेय का भार पूछा गया है, विलेय का भार। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, मोलरिटी दी गई है, क्यों यहाँ पे कैपिटल M लगा है, जब हम आंसर निकालते हैं तो कैपिटल M लगाते हैं। ये हमारे पास मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी कितनी है 0.2, मोलरिटी में मोलरता। H2SO4 का अणुभार 98 होता है। H2SO, 2 हाइड्रोजन, सल्फर 16 दूनी 32। कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो क्रमांक के दुगने करने पर उनका परमाणु बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो सल्फर का 32 हुआ, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूनी 16, 16 चौक 64। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 98 आएगा। अब इसमें हमें पूछा क्या है, आयतन कितना दे रखा है, आयतन 250। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला हमारा ये दे रखा है, हमें निकालना क्या है, W निकालना है हमें। यहाँ पे मोलरिटी कितनी दी गई है 0.2, भार कितना है वो निकालना है, वो हमें जब पूछा गया है तो बताना है। भार बटे अणुभार, अणुभार 98 हो गया। आयतन इसका कितना दे रखा है 250, 1000 बटे 250। क्यों, ये ml में दिया गया है, आयतन ml में दिया गया है। आयतन किस में दिया गया है, ml में दिया गया है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, 0.2 इंटू 98 इंटू 250 इक्वल्स टू 1000 इंटू W। तो W का मान हमारा कितना आया 98/20। W हमारा कितना आएगा 4.9 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 4.9 हमारा क्या आया आंसर आ गया ना इसका। ठीक है, अब इससे कुछ अलग सवाल देखते हैं, अलग न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोगों में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल, प्रयोगशाला कार्य में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल 68%। पहले क्वेश्चन में हमारे पास प्रतिशत परसेंटेज में नहीं होता था, इस बार हमारे पास क्वेश्चन परसेंटेज में आया है। ठीक है, परसेंटेज जलीय विलयन है और इसका घनत्व कितना दिया है, घनत्व 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी, मोलरता पूछिए। और जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें वो बताना भी पड़ता है। देखते हैं कैसे। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें हमें दिया क्या है। नाइट्रिक अम्ल 68% दिया गया है और इसमें हमें घनत्व दिया गया है और मोलरता इसकी पूछी है। तो पहले क्या दिया है, विलयन का घनत्व कितना दिया है, 1.504 ग्राम पर ml। विलेय का भार 68। विलायक का द्रव्यमान ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 100। अब पूछोगे 100 कहाँ पे दे रखा है, 68% है ना, 68%, 68/100 हो गया, तो वो विलायक का द्रव्यमान हो गया। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, क्या हो जाएगा। यहाँ पे द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 और आयतन कितना दे रखा है, 1.504। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 66.49 ml। अब हमें इसकी मोलरता निकालनी है। इसको ये यहाँ पे ले गए और आयतन हमें निकालना था, तो आयतन ये यहाँ पे आ गया, घनत्व को हम यहाँ पे ले गए ऐसे। घनत्व और आयतन, मोलरिटी में आयतन आता है ना, तो आयतन निकालना भी जरूरी था। तो विलेय का भार हमारे पास कितना आया, 68 और अणुभार कितना आया, 63 इंटू, अब वो फिर से ml में दिया गया है, क्वेश्चन कहाँ है, ये ml में है, ये ग्राम पर ml, ठीक है, ml। और आयतन कितना आया, 66.49। इसका आंसर आएगा हमारे पास 16.23। इसकी मोलरिटी कितनी आई हमारे पास, 16.23।
2 3 m, ठीक है। और एक हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती। ये हमारा हो गया। इसमें 3-4 तरह के सवाल होते हैं मोलरिटी में, मैंने वो 3-4 तरह के करा दिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती। इनमें कौन सी सांद्रता ताप पर, इनमें से कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, मोलरता, सेकंड क्या है, नॉर्मलता, थर्ड हमारा क्या है, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, ठीक है। और फोर्थ क्या है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए क्या होता है इनमें से कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। देखो मोलरता में आयतन होता है, तो जिसमें आयतन होगा वो ताप पर निर्भर करेगी। क्यों, जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसके आयतन में वृद्धि होगी या कमी होगी। आयतन इसका प्रभाव करेगा इसके ऊपर, आयतन का प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। नॉर्मलता में भी आयतन होता है, फॉर्मूले में आयतन होता है, इसमें नहीं होता है। विलेय के भार बटे विलायक का भार, तो इसमें से ये सही होगा। मोलरता में आयतन नहीं होता, मोलरता में आयतन नहीं होता, मोलरता में आयतन नहीं होता, तो वो ताप पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। अब मोल प्रभाज और मोलरिटी के बीच संबंध। मोल प्रभाज व मोलरता में संबंध। मोल प्रभाज व मोलरता में संबंध। तो विलेय के मोल हमारे पास क्या हो जाएंगे, विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल कहाँ से आए, मोल प्रभाज से। विलेय के मोल क्या होंगे हमारे पास, विलेय के मोल को हम XA से रिप्रेजेंट करते हैं, N/N+N। ये विलेय हो गया, ये भी विलेय हो गया, ये विलायक हो गया, ये विलायक हो गया, ठीक है। ये विलेय हो गया, स्मॉल n विलेय हो गया। अब विलायक के मोल, विलायक के मोल XB से रिप्रेजेंट करेंगे, N/N+N, ठीक है।
इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब समीकरण सॉरी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो एक्स ए अपॉन एक्स बी, इसको ऊपर नीचे रखेंगे, एन अपॉन एन प्लस एन अपॉन कैपिटल एन, एन प्लस एन, ठीक है। तो एक्स ए अपॉन एक्स बी हमारे पास क्या आया, इसकी इंटू इससे की और इसकी इससे की, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमारे पास एन अपॉन एन आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, मोल है। ये स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है, मोल है हमारे पास। ये विलेय के मोल है और ये विलायक के मोल है। तो इसका हमारे पास रिलेशन क्या आया, एक्स ए अपॉन एक्स बी। मोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, भार बटे अणुभार, और इसका भार बटे अणुभार, इसकी इंटू इससे की, इसकी इससे की, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम और स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। इतना समझ में आया। ये वाला फॉर्मूला काफी जगह पर यूज भी होता है। आगे का देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, एक्स ए अपॉन एक्स वी, एक्स ए अपॉन एक्स वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। ये दोनों स्मॉल है, ये दोनों कैपिटल है, ठीक है। अब दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक्स ए अपॉन एक्स वी इंटू 1000 इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एम अपॉन डब्ल्यू गुणा 1000। यहाँ पर कैपिटल का क्या निकल के आया, एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम का मीन क्या होता है, कैपिटल एम मोलरिटी, स्मॉल एम मोलरिटी, मोलरिटी मोलरता, और क्या आया, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार बटे 1000। ये हमारे पास रिलेशन है इसका। मोलरिटी के रिलेशन में मोलरिटी आई बाद में निकल के, ठीक है। और विलायक का अणुभार बटे 1000। आगे हमारे पास आते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। पहले तो हम इसकी परिभाषा देखें। किसी आवासशील विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित
विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के विलेय के अनुसंख्य गुण कहलाते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास फ्लास्क है, इसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसी भी चीज का हो सकता है, किसी का भी मिश्रण हो सकता है। सॉल्यूशन में जो हमारे पास विलेय है, विलेय कोई भी पदार्थ है जो उसकी संख्या पर निर्भर करते हैं, वो हमारे अनुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो अनुसंख्य गुणधर्म का सीधा सा मुद्दा क्या है? विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कण, विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या। अनुसंख्य गुणधर्म का सीधा सा मुद्दा क्या निकल के आया? विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म अनुक्रमानुपाती विलयन के कणों की संख्या। अनुसंख्य गुणधर्म और विलय के कणों की संख्या। अनुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? पहला परासरण दाब, परासरण दाब। दूसरा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। तीसरा क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना। और चौथा क्या होगा? हिमांक में अवनमन। पहला हम परासरण दाब देखते हैं। परासरण दाब क्या होता है? किसी विलय को विलायक में घुलने पर परासरण क्या होता है? पहले तो हम ये समझें। पहले तो हम परासरण क्या होता है ये समझते हैं। तो कोई भी लिक्विड है, कोई भी क्या है? कोई भी लिक्विड है, तो उसका तनु विलयन से, मतलब तनु का मतलब होता है पतला, परासरण का क्या मतलब होता है? किसी भी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। ये क्रिया परासरण की क्रिया कहलाती है। तो कोई भी तनु विलयन है, ठीक है, कोई भी तनु विलयन है, इसको हम सांद्र विलयन की ओर ले जाए तो ये क्रिया हमारी परासरण कहलाएगी। परासरण कितने प्रकार का होता है? महापरासरण और अंतःपरासरण। परासरण कितने प्रकार का होता है? महापरासरण और अंतःपरासरण। ठीक है, महापरासरण और अंतःपरासरण। अब महापरासरण को समझते हैं। जैसे महापरासरण क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं ये। महापरासरण और सेकंड क्या है?
अंतःपरासरण, अंतःपरासरण। अब बाह्यपरासरण में क्या हुआ, जैसे कोई भी अंगूर लेते हैं, मान लो अंगूर का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई भी अंगूर है, उसको हम गाढ़े चीनी के घोल में डालेंगे तो उसको एक रात या फिर आधी रात रखे देने पर वो सिकुड़ जाता है। तो उसका सिकुड़ने की क्रिया जो होती है वो बाह्यपरासरण कहलाती है। और अंतःपरासरण में क्या आएगा, जैसे कोई भी किशमिश है, किशमिश का कोई भी एक किशमिश ले ली, उसको पानी में डालते हैं और पानी में डालने पर वो 2 घंटे 3 घंटे में फूल जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मी कोई भी चीज बनाती है तो किशमिश को पानी में भिगोती है, तो जब वो किशमिश को पानी में भिगोती है तो वो फूल जाती है। यही फूलने की क्रिया अंतःपरासरण कहलाती है। ठीक है, अंगूर का सिकुड़ना बाह्यपरासरण और किशमिश का फूलना अंतःपरासरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्लियां जिनमें से होकर विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं निकल पाते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। किसी भी विलयन में जब विलायक के अणु, जैसे कोई भी ये झिल्ली है, एक झिल्ली है, ठीक है, ये मान लो झिल्ली है कोई भी, ठीक है, ये एक झिल्ली है। अब यहाँ पर कुछ कण विलेय के हैं और कुछ विलायक के कण हैं, तो जब विलेय और विलायक मिलेगा तो ये वो पूरा विलयन बन जाता है। इसमें से, इस झिल्ली में से विलायक के अणु तो बाहर निकल पाएंगे, जैसे कोई भी झिल्ली है उसमें से विलायक के अणु तो बाहर निकल पाएंगे परंतु विलेय के अणु बाहर नहीं निकल पाएंगे, विलेय के कण बाहर नहीं निकल पाएंगे। यही झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली 2 प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित, एक प्रकृति निर्मित। एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक होती है। ठीक है, मानव निर्मित कौन सी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, मानव निर्मित कॉपर फेरोसाइनाइड। और प्राकृतिक कौन सी होती है, प्राकृतिक होती है अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। ठीक है, और मानव निर्मित कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली, मानव निर्मित कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली। और प्राकृतिक, अभी अंगूर का एग्जांपल दिया था ना, उसमें भी तो झिल्ली होती है, अंगूर की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली और कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली। प्राकृतिक कौन सी होती है, अंडे की झिल्ली और अंगूर की झिल्ली, अंडे की झिल्ली और अंगूर की झिल्ली। ठीक है, ये तो आई बात पराशरण की। पराशरण के ही अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली भी आती है, इसमें पराशरण की क्रिया होती है। अब हम बात कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर की, मतलब पराशरण दाब की। पराशरण दाब क्या होता है, मैंने खाली पराशरण बताया,
परासरण दाब नहीं बताया। अब परासरण दाब देखते हैं क्या होता है। परासरण दाब किसी विलयन का परासरण दाब एक ऊर्ध्वाधर कक्ष में उत्पन्न साम्य अवस्था पर कुल द्रव स्थैतिक दाब है जो उस विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। परासरण दाब, जैसे मैंने बात परासरण की करी और झिल्ली की करी, तो इन्हीं दो चीजों से मिलकर परासरण दाब बनता है। जैसे ये झिल्ली बनाई है हमने, ठीक है, ये कुछ विलेय के कण हैं, कुछ विलायक के कण हैं, तो विलेय अलग हो जाएगा, विलायक अलग हो जाएगा। जब इस झिल्ली से विलायक इस एक ओर से दूसरी ओर जाएगा तो जो दाब उत्पन्न होगा वो परासरण दाब कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु जा सकते हैं, विलेय के अणु नहीं जा सकते। तो विलायक के जो अणु जाते हैं इधर से इधर जाते हैं, तो उनके बीच जो दाब उत्पन्न होता है वो परासरण दाब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? परासरण दाब। एक ऊर्ध्वाधर कक्ष में उत्पन्न साम्य अवस्था पर कुल द्रव स्थैतिक दाब जो किसी झिल्ली से विलायक के अणुओं को पृथक करने पर उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब का सूत्र क्या होता है हमारे पास? PV बराबर nRT। ठीक है, P परासरण दाब, V क्या हो गया? V आयतन हो गया, N क्या हो गए? N मोल हो गए, R क्या हो गया? R स्थिरांक हो गया। R क्या हो गया? R स्थिरांक हो गया। T क्या हो गया? T ताप हो गया। T क्या हो गया? T ताप हो गया। T ताप। ठीक है, और हमारे पास ये R है मोस्टली, तो ये R ही मिलता है हमें, बट कुछ फॉर्मूले में ये R की जगह S भी कर देते हैं और इसका मान कितना होता है? 0.0821, 0.0821। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है हमारे पास? लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन, प्रति मोल केल्विन, ये मात्रक है इसका। RSS का मान 0.0821, इसका मात्रक लीटर वायुमंडल प्रति मोल केल्विन होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? लीटर वायुमंडल मोल प्रति केल्विन होता है। ROS से भी लिख सकते हैं। PV बराबर nRT, R की जगह S भी कर सकते हैं। PV बराबर NST, T क्या है? ताप, T ताप है। और इसके मात्रक देखते हैं। ठीक है, मात्रक नहीं, पहले हम ये SI सिस्टम। ठीक है, अब SI सिस्टम में मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब ये MKS सिस्टम में S का मान MKS सिस्टम में क्या होता है? 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन। ये MKS पद्धति में यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए भी, कि परासरण दाब की यूनिट
MKS सिस्टम में बताइए और CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में S का मान कितना होता है? S या R? S या R? S या R? इसका CGS सिस्टम में मान होता है 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखिए। वो वाल ऐसे सिस्टम में तो मोस्टली ध्यान रहता ही है, क्यों हम क्वेश्चनों में लगाते हैं मान, मगर MKS और CGS का हम एक बार पढ़ लें, दोबारा पढ़ते ही नहीं है तो वो भूल जाते हैं, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। और ऐसा ही सिस्टम में तो हमें याद ही रहता है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया NH2CO ये इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का। यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब क्या होगा? इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? परासरण दाब पूछा है, और जब पूछा है तो बताना भाई जरूरी है। क्या पूछा है? परासरण दाब पूछा है। क्या क्या दिया गया है हमारे पास? T टेम्परेचर, सेल्सियस में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, 7 और 3 10, 300 केल्विन आ गया। ठीक है, स्मॉल w बाहर कितना आ गया? 5, और आयतन वॉल्यूम V 100 आ गया। ठीक है, और M अणुभार यूरिया का 60 होता है, आप लोग निकाल सकते हैं। N का 14, H का 2, हाइड्रोजन 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु है ना, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 और 1 दूनी 2 हो जाएंगे। आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, 60 आएगा इसका आंसर। और इसका परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है? PV बराबर nRT। टेम्परेचर हमें मिल गया, S का मान कितना होता है? S 0.0821। S को R भी लिख सकते हैं, R को S भी लिख सकते हैं, बात दोनों की एक ही है। N मोल हो गए, मोल भार हमें मिल गया, अणुभार ये आ गया, नहीं, भार ये आ गया, अणुभार ये आ गया, V हमें मिल गया, आयतन P निकालना है हमें। ठीक है, PV बराबर nRT। P हमें निकालना है V × 100, भार बटे अणुभार, भार कितना आया? 5/60 गुणा 0.0821 इंटू 300। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 20.525 वायुमंडल मात्रक, वायुमंडल इसका आंसर आएगा 20.525 वायुमंडल इसका आंसर आएगा। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये टिक राइट में भी क्वेश्चन आता है, और ये 3 नंबर में और 5 नंबर में भी आता है। जब मैंने 12th का बोर्ड का पेपर दिया था केमिस्ट्री का, तो एक ही न्यूमेरिकल वही 3 नंबर में आया, और वही नेक्स्ट पेज पे 5 नंबर में आया। एक ही न्यूमेरिकल 8 नंबर का आया।
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10 NaHCl के 100 ml को 10 Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन कैसा होगा, परिणामी विलयन कैसा होगा, परिणामी विलयन कैसा होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास अम्ल दे रखा है और क्षार दे रखा है, तो इसमें ये पूछा है जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास परिणामी विलयन कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोलरिटी दे रखी है, तो M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, M हमारे पास क्या है 10 और HCl कितना है 100 दे रखा है। ठीक है, और M2 कितना है 10 और Na2CO3 75। ठीक है, तो ये 1000 आ गया और ये आ गया 750। ये क्षारीय है, ये क्षारीय और ये अम्लीय। तो जो संख्या अधिक आएगी हमारे पास वैसा ही हमारा परिणामी विलयन आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा परिणामी विलयन आ रहा है, ये परिणामी विलयन अम्लीय आ रहा है। ठीक है, परिणामी विलयन अम्लीय आ रहा है। भाई हम लोगों के मार्कर की जान निकल चुकी है, तो इसको 2 बूंद जिंदगी के देते हैं, 2 बूंद जिंदगी के। इसकी भी तो जिंदगी जरूरी है ना हमारी जिंदगी के लिए, तो 2 बूंद जिंदगी के भी इसको दे दिए। अब इसके आगे हमारे पास आया राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आपेक्षिक अवनमन बराबर मोल प्रभाज, बराबर मोल प्रभाज। राउल्ट के नियम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो हम इस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे, PA इंटू XA प्लस P0V इंटू XV। ठीक है, अब आपेक्षिक अवनमन और मोल प्रभाज बराबर होता है, तो आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला क्या होगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू N अपॉन N प्लस N। ठीक है, और इसका भी हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया था ना, W अपॉन M इंटू
m इंटू डब्ल्यू, m इंटू डब्ल्यू। तो या ये रख लो या ये रख लो, अगर ये दिया है तो इसको रख लो सवाल में, अगर ये दिया है तो इसको रख लो, बात दोनों की है, कुछ नहीं रख लो कहीं पे। ठीक है, अब राल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं? अब राल्ट के नियम की सीमाएं, राल्ट के नियम की सीमाएं। राल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए लागू होता है। राल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए लागू होता है और अनादर्श के लिए लागू नहीं होता। राल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए लागू होता है परंतु अनादर्श विलयन के लिए लागू नहीं होता। आदर्श विलयन क्या होंगे? जो राल्ट का नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन क्या होंगे? जो राल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, वो अनादर्श विलयन होंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हमारा वांट ऑफ फैक्टर भी है। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन इस बार सीईटी में भी आया था और जेईई में भी आया था, मगर वो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का था। हम थोड़ा लो स्टैंडर्ड का अभी खाली वांट ऑफ फैक्टर ही निकालना सीखेंगे। जैसे NaCl है तो NaCl Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा? एक ये हो गया, एक ये हो गया। वांट ऑफ फैक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। अब AgCl का जैसे इसका हुआ वैसे इसका होगा, AgCl का भी 2 ही होगा। अब वांट ऑफ फैक्टर का एक क्वेश्चन, ठीक है, बताइए NaCl का वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा या NH2CO NH2 का वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, या इसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा या इसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा? ये क्या है? ये यूरिया। ये क्या है? ये यूरिया है। NaCl क्या है? NaCl नमक। NaCl नमक। NaCl को हम अणुओं में तोड़ सकते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बट यूरिया को हम नहीं तोड़ सकते, तो वांट ऑफ फैक्टर NaCl का ज्यादा है। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज आपको आज की क्लास कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।